वेलकम। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से शुभकामनाएं। इस समय जब मैं ये जो सिलेबस विश्लेषण की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड क्लास लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, तरते पेपर में महज कुछ ही दिन बाकी है और आप अपनी पूर्ण लगन और मेहनत के साथ उस पेपर में लगे होंगे, ये मुझे विश्वास है। ये भी मुझे विश्वास है कि कुछ विद्यार्थी इस क्लास को तृतीय पेपर के बाद भी देखेंगे। आप सबका थर्ड पेपर अच्छा जाए, बेहतर स्कोर हो। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इस बात से घबराए नहीं कि यदि तीसरा पेपर खराब चला गया तो आगे तैयारी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मेंटेलिटी अपने दिमाग से अभी निकाल देनी है। मैं कहता हूँ कि इस समय जो सोशल मीडिया पर जितने सारे यूट्यूबर हैं, वो सब ये कहते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहता है कि 35 मार्क्स। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहेगा उस पर डिपेंड करेगा सेफ स्कोर क्या है। पिछले पेपर में 35 वाले का भी चयन हुआ है और मेरे जैसे 29 वाले का भी चयन हुआ है और यहाँ तक कि 25 वाले का भी चयन हुआ है। आप घबराए नहीं। यदि तृतीय पेपर आपका थोड़ा बिगड़ता है तो आप प्रथम और द्वितीय पेपर पर ज़्यादा जोर देंगे और इंटरव्यू में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो बेशक आज जो अपनी क्लास है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साइंस रहे चैप्टर को डिस्कस करने की है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में से करीबन 15 से 18 के बीच में क्वेश्चन कभी पढ़ते हैं, कभी 12 से 15 के बीच में। पिछली क्लास में पॉलिटिकल ज्योग्राफी के आधे चैप्टरों पर हमने डिस्कस किया था और आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी के शेष रहे चैप्टरों पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सीधे अपन अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। राष्ट्र की अवधारणा। राष्ट्र, राज्य और राष्ट्र राज्य, ये तीन चैप्टर आपके दिए हुए हैं। तो राष्ट्र वाले चैप्टर में आपको क्या देखना है, हालांकि इसको मैंने थोड़ा सा विस्तृत करने की कोशिश भी की है ताकि लंबी से लंबी पकड़ हो बच्चे की। और एक जितने सारे विद्यार्थी, उसको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे ये सिलेबस विश्लेषण पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं क्विक क्लासें लेकर के आऊँगा। जैसे भी आपको जो चैप्टर कठिन लगता है, क्योंकि मैंने तैयारी की है तो मुझे एक्सपीरियंस है। जैसे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट मॉडल है। इसी तरीके से जैसे अपन पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात कर लें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, फेडरलिज्म इन ज्योग्राफी है, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी है। इनकी मैं क्विक क्लासें 1 घंटा ब्रेक में पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। कुछ नोट्स आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरी लिखी हुई है वो मैं आपको बोल करके लिखाऊंगा। ये सारी क्लासें आपको, जो हमारा एप्लीकेशन है एन के ज्योग्राफी पॉइंट, उस पर एक छोटा सा कोर्स चल रहा है सिलेबस विश्लेषण। उस सिलेबस विश्लेषण के अंदर वो क्लासें मिलेगी। तो आप पहले से ही, अभी तो आप तृतीय पेपर की तैयारी करें, पहले से ही ऐप पर चले जाएं और सिलेबस विश्लेषण का कोर्स है वो आप डाउनलोड करके रख लीजिए, ताकि निकट भविष्य में जो भी इम्पोर्टेंट क्लासें मुझे लगेगा मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी का कोर्स भी हम जल्द शुरू करने वाले हैं। तो राष्ट्र की अवधारणा में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले नेशन शब्द का अर्थ कहाँ से आया, इस शब्द का अर्थ क्या है, और इस शब्द की उत्पत्ति को लेकर के क्या कंसेप्ट है, वो जो यूनान के नगर राज्य की धारणा है उसको थोड़ा सा याद कर लें। इसके अलावा राष्ट्र की परिभाषा में मूडी की परिभाषा अच्छी तरीके से देखना और जिमरमैन की देखना। मूडी की पुस्तक भी बढ़िया है,
बिहाइंड ज्योग्राफी करके उसने बुक लिखी थी, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कई पार्ट्सों में चलती है। इट मीन्स इलेक्ट्रल ज्योग्राफी में भी मूडी आपको मिलेगा, नेशन में मिलेगा, स्टेट में मिलेगा। तो जो बिहाइंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो बुक है इसकी, वो काफी अच्छी है, उसको बढ़िया ढंग से देख लेना। इसके अलावा राष्ट्र के निर्धारक तत्व में भाषा, प्रजाति, इन पर थोड़ा सा जो विद्वानों का रोल है उसको बढ़िया ढंग से देख लेना। भाषा और प्रजाति पर लानयी और मैक विलियम्स नामक विद्वान ने क्या विचार दिए हैं उसको थोड़ा ढंग से देख लेना। लानी और मैक विलियम्स, देखो मेरे ये विश्लेषण करने से आपको मोटा मोटा आइडिया ये लग जाएगा। अब जैसे आपने लानी और मैक विलियम्स को नहीं पढ़ा है कुछ नहीं, उसने सिंपल सी बात बताई होगी कि भाई भाषा का और प्रजाति का क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कई बार अपन कुछ ऑथरों को या कुछ विद्वानों को पढ़ते ही नहीं और वहां से सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर अपन भूल जाते हैं या हम उस प्रश्न को गलत कर बैठते हैं कि ये होगा वो होगा आदि। इसके अलावा राष्ट्र का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, एक राष्ट्र का विकास किस तरीके से होता है। ड्यूट्स नाम का एक विद्वान हुआ, उसने एक हायरार्की बताई, उसने एक वो कहते हैं चैन स्थापित की कि किस तरीके से एक राष्ट्र का निर्माण होता है, और उसने जो श्रृंखला बताई, इस श्रृंखला का सीक्वेंस ध्यान रखना। समाज, समुदाय, जन समुदाय, राष्ट्रीयता और राष्ट्र, ये इस तरीके से विकसित होता है। तो ये जो क्रम है किसने दिया, ड्यूट्स ने, इसको ध्यान रख लेना। इसके अलावा एक मिनग्यू नाम के विद्वान ने राष्ट्रीयता के 6 प्रकार बताए, ये राष्ट्र के नहीं है हो, राष्ट्रीयता के है, नेशनलिटी के है, तो वो 6 प्रकार कौन से वो देख लेना। इसके अलावा राष्ट्र के तत्व, 6 तत्व बताए थे राष्ट्र के, जिसमें प्रजाति व रक्त एकता, भाषा संबंधी एकता, धार्मिक एकता, भौगोलिक समरूपता, सामान्य आर्थिक संबंध, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता। तो ये वैसे ये राष्ट्र के तत्व भी है और एक राष्ट्र की ये विशेषता भी है। तो ऐसे प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन राष्ट्र की विशेषता नहीं है या कौन है, तो इन 6 के बारे में सामान्य देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है राष्ट्रीयता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिटी आता है, जिसमें 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीयता के तत्व हैं। धर्म, भाषा, विचारधारा, आचार विचार, ऐतिहासिक आधार, समान जाति और उत्पत्ति, भौगोलिक समानता और देश की प्राकृतिक सीमाएं। ये नेशनलिटी कैसे बिल्ड होगी उसके पीछे ये 8 कारण जिम्मेदार है। और एक आप ध्यान से देख लेना, राष्ट्र और राज्य के अंदर अंतर क्या है। ये आपका कंसेप्ट हो गया एक राष्ट्र का। उसके बाद आता है राज्य, स्टेट। स्टेट शब्द की व्युत्पत्ति वही यूनान के नगर राज्य, वहां से आई। स्टेट शब्द की बात हो रही हो, पूर्व वाला जो चैप्टर था वो नेशन का था, तो नेशन और स्टेट में थोड़ा वेरिएशन है, दोनों सॉरी डिफरेंट है आपस में, कंसेप्ट भी पूरा पूरा, तो दोनों की परिभाषा, दोनों के अर्थ अलग अलग है, उनको देख लेना। परिभाषा, किस किस की परिभाषा हम देखें, परिभाषा तो बहुत सारी है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, मैंने जो नाम लिखा उन विद्वानों की परिभाषा तो आप 101% याद करना, बाकी आपकी कैपेसिटी, आप कितनी ज्यादा याद कर पाते हैं। हिलमोर, गार्नर, मैकाइवर, मूडी, पाउंड्स और कार्लसन। परिभाषा के साथ साथ बुक्स के अंदर कुछ विद्वानों की किताबें भी लिखी हुई है, बुक भी लिखी हुई है, तो उनको भी देख लेना। स्पेशल पॉन्ड, मूडी की, पॉन्ड्स की, गार्नर की। इसके अलावा राज्यों का विकास, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि एक स्टेट या स्टेटों का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 कालों में बांट करके आपको स्टडी करनी है। प्राचीन काल में कौन से राज्य अस्तित्व में आए, मध्यकाल में राज्य किस कारण अस्तित्व में आए, कौन से राज्य थे, आधुनिक राज्यों की क्या विशेषता। इसके अलावा राज्य की विशेषता, तो ये 4 विशेषता कह दें या राज्य के आधार कह दें, जिसमें संप्रभुता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय शक्ति और भौगोलिक कारक। तो ये राज्य की विशेषता हम ध्यान रखना। पूर्व में अपन ने पढ़ा था राष्ट्र की विशेषता, ये है राज्य की विशेषता। उसके बाद राज्य के तत्व, राज्य के तत्व में 6 तत्व है सामान्यतः। जनसंख्या अर्थात लोग,
पीपल कह दें, पीपल शब्द आ जाएगा, या पॉपुलेशन, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, आर्थिक स्वरूप, संचार और परिवहन व्यवस्था, इनसे मिलकर के और एक स्टेट है वो बनता है। एक विद्वान हुआ मूडी, बिहाइंड पॉलिटिक्स ज्योग्राफी लिखी थी, उसने एक राज्य के लिए 3 तत्व बताए थे। इसको थोड़ा अलग से देख लेना कि निम्नलिखित में से कौन सा मूडी के अनुसार राज्य का तत्व नहीं है या है, तो उन्हें 3 ही दिए हैं। तो कई बार क्या है, बहुविकल्प हम 4 विकल्प आते हैं, तो फिर एक पॉसिबिलिटी रहती है कि 3 दे दें और एक अलग दे दें। ठीक है, मूडी को देख लेना। उसके बाद आएगा राज्यों का वर्गीकरण। ये चैप्टर बहुत ही शानदार है। राजनीतिक आधार पर वर्गीकरण किया, यानी अलग अलग वर्गीकरण के आधार हैं। तो राजनीतिक आधार पर वर्गीकरण में धर्मनिरपेक्ष व धर्म आधारित राज्य, राजतंत्र, तानाशाही, प्रजातंत्र, संसदीय व अध्यक्ष, एकात्मक या संघीय। ये राजनीतिक कह दें या शासन व्यवस्था कहें तो भी चलेगा। शासन व्यवस्था के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है या पॉलिटिकल आधार पर क्लासिफिकेशन है, तो ये 4 वर्गीकरण बनता है। एक भौगोलिक स्थिति के आधार पर है, जिसमें सामुद्रिक राज्य और महाद्वीपीय राज्य। इसमें थोड़ा क्या है, एग्जाम्पल भी देख लेना मॉडर्न टाइम में, या किताब के अंदर मॉडर्न के अलावा कुछ ओल्ड टाइम के भी अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर सामुद्रिक और महाद्वीपीय राज्य। एक विस्तार के आधार पर है, फैलाव के आधार पर 3 है, वृत्त, मध्यम और निम्न। ये भी आप देख, केवल यहाँ इतने याद नहीं रखने, इनके एग्जाम्पल याद रखने। इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ना, आकार के आधार पर इनको विस्तार से पढ़ना। लंबाकार, संयुक्ताकार, विस्फोटकाकार, विच्छिन्नाकार, भेदनाकार, ये 5 प्रकार है। कुछ किताबें अन्य भी कुछ लमसम लेती है, लेकिन मैक्सिमम इसके अंदर आ जाती है। और इनके जो एग्जाम्पल है वो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। जैसे चिली, चिली लंबाकार में आता है। पोलैंड किसका एग्जाम्पल है, इटली किसका एग्जाम्पल है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आएगा फाल्केनबर्ग का राज्य वर्गीकरण। फाल्केनबर्ग नाम का एक विद्वान हुआ, जिसने 1930 के अंदर एक थियरी दी राज्य के विकास की, चक्र परिकल्पना। और इसने जो चक्र परिकल्पना में डेविस के सिद्धांत को आधार माना था। काफी अच्छा है इसका ये कंसेप्ट। ने एक बुक लिखी थी, हालांकि मैंने यहाँ लिख भी दी, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसकी बुक है ये, फाल्केनबर्ग की है। इसमें इसने एक राज्य के या राज्यों का क्लासिफिकेशन 4 भागों में किया है, डेवलपमेंट के आधार पर, जिसमें बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि बाल्यावस्था स्टेट कौन सा है, या जैसे इसने एग्जाम्पल दिया यूएस किस समय बाल्यावस्था में था, वर्तमान में वृद्धावस्था में कौन से स्टेट है, आदि। इसके अलावा एक गॉबलेट का वर्गीकरण भी चलता है, जिसने बुक लिखी थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैप। ये बुक एक बार पूछी भी गई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। गॉबलेट ने राज्यों को 3 भागों में बांटा है, सघन, विस्तृत और मिश्रित राज्य। आपको एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों ध्यान रखनी है। उसके अलावा राज्यों के विकास के कुछ सिद्धांत हैं, हालांकि ज्यादा ये जरूरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत यदि बिहेवियर व्यवहारिक अपन को जानकारी हो जाए कि भाई ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये सिद्धांत राज्य को इस तरीके से पैदा करता है, तो खूब है। तो वैसे ये पॉलिटिकल का चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। जैसे देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो इसमें कौन से विद्वान है जो इसके समर्थक है और कंसेप्ट क्या है, ये चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा राष्ट्र राज्य। ये हो गया राज्य कंप्लीट, राष्ट्र हो गया, राज्य हो गया। अब एक छोटा सा चैप्टर आता है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य में आपको इसकी अर्थ, परिभाषा, राष्ट्र राज्य की विशेषता क्या है, और आज तक कौन कौन से राष्ट्र राज्य विकसित हुए, वर्तमान में राष्ट्र राज्य की एग्जाम्पल
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये तो इस पे थोड़ा ज्यादा जोर देना। और वैसे मॉडर्न टाइम के अंदर राष्ट्र राज्य के एग्जाम्पल न मिले तो कुछ मिडवियल टाइम में या प्राचीन टाइम में राष्ट्र राज्य का विकास हुआ था, तो कुछ स्टेटों के एग्जाम्पल स्टैंडर्ड किताबों के अंदर मिलते हैं, तो वहां से आप है वो को क्लियर कर लेना। परिभाषा में आप मूडी और पाउंड्स की परिभाषा को जरूर देख लेना। इसके अलावा इनके समर्थक विद्वान में ध्यान रखना मिल, मार्क्स, विल्सन, ये ऐसे पॉलिटिकल नहीं पॉलिटिशियन थे, राजनीतिक विद्वान कह सकते हैं अपन इनको, जिन्होंने राष्ट्र राज्य का समर्थन किया था कि भाई स्टेट और नेशन का होना जरूरी नहीं है, बट एक राष्ट्र राज्य का होना जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रीयता का राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीयता मतलब नेशनलिटी। थोड़ा बेसिक अपने दिमाग में ये चीज भी होनी चाहिए कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्रीयता क्या है, ये दोनों चीजें अलग होनी चाहिए। फिर राष्ट्रीयता के आधार पर जो राष्ट्रीयता का जो राज्यों पर प्रभाव पड़ता है वो दो तरीके का प्रभाव है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो किस तरीके से राष्ट्रीयताएं राज्यों को नेगेटिविटी के रूप में प्रभावित करती है और पॉजिटिविटी के रूप में किस तरीके से प्रभावित करती है, तो इसका कथन के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है सीमा एवं सीमांत, बाउंड्रीज और फ्रंटियर का प्रश्न है, सॉरी अपने सिलेबस के अंदर चैप्टर है, तो ये भी काफी अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले अपन सीमा पर विचार कर ले। सर्वप्रथम विचार रैडजेल ने दिया था, ये तो मैंने लिख दिया क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा। पुस्तक आपको ध्यान रखना, एक हॉल्डिच की, एक बॉग्स की और एक जॉन्स की, जिन्होंने बाउंड्रीज पे अच्छी स्टडी की और उन्होंने अपनी स्टडी को बुक जो इनसे रिलेटेड थी उसमें लिखा था। सीमा पर अध्ययन करने वाले और कोई विद्वान है तो उनको भी देख लेना। परिभाषाओं के अंदर दो तो ये है ही, ऑल्डिच, बॉक्स और जॉन्स, ये तीन तो है ही। इसके अलावा पॉन्ड्स, रेडजेल, प्रेस्कॉट, एंसल, मूडी, कार्लसन और ग्लासिनेर, इन विद्वानों की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। और एक लॉर्ड कर्जन ने बाउंड्रीज को लेकर के क्या आइडियाज दिया वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा सीमाओं के विकास पर विचार, किस तरीके से बाउंड्री का डेवलपमेंट होता है, ये एक अच्छा चैप्टर है। आप इसको जनरल चैप्टर में मत समझना, इससे रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम के अंदर आते हैं, जिसमें ब्रिगम 1970 के अंदर सीमाओं के विकास क्रम को उन्होंने तीन भागों में बांटा था। लेप्रेडली 1928 और जोन्स, इन्होंने जो सीमाओं के विकास के संबंध में अपने आइडिया दिए, तीनों आइडियाज को पढ़ लेना। और एक यूएस के अंदर जो सीमाओं के विकास को लेकर के आइडिया दिया उसको भी देख लेना। सामान्य विकास की तीन अवस्थाएं होती है किसी भी देश की या कोई भी बाउंड्रीज के विकसित होने में, तीन चरण हैं, तो उन तीन चरणों का आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। निश्चय, इंग्लिश शब्द याद रखना, अलोकेशन, अलोकेशन कौन सा चरण होता है सीमा का, निर्धारण जिसको डीलिमिटेशन कहते हैं, डीलिमिटेशन में क्या होता है, किस तरीके से निर्धारण होता है, और अंकन जिसको डीमार्केशन कहते हैं। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, इन तीन अवस्थाओं को अच्छा देख लेना। एलोकेशन फेज क्या है, डीलिमिटेशन फेज क्या, डीलिमिशन फेज क्या है और डीमार्केशन फेज क्या है, ये तीन फेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, विस्तार से अध्ययन करना, एग्जाम्पल सहित करना है। जैसे एलोकेशन हुआ उसका क्या एग्जाम्पल है, डीलिमिटेशन का क्या एग्जाम्पल है और डीमार्केशन का क्या एग्जाम्पल है। अच्छा चैप्टर है ये बाउंड्रीज से रिलेटेड। उसके बाद सीमाओं का वर्गीकरण, ये सबसे बेहतर है सीमा के संदर्भ में। मैंने अच्छा खासा पूरा देने की कोशिश की है, अब केवल आपको उसका पढ़ना छोड़ना है। रचना संबंधी, एक तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक आनुवांशिक वर्गीकरण, हेरिडिटी के आधार पर हेरिडिटी क्लासिफिकेशन है। तो रचना संबंधी वर्गीकरण काफी अच्छा है, तीन भागों में बाउंड्रीज को डिवाइड किया जाता है। जैसे भू आकारिक सीमा, भू आकारिक सीमा भी अलग अलग है, जैसे पर्वतीय सीमा, नदीय सीमा और झील सीमा। प्रजाति भौगोलिक सीमा काफी इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृति से रिलेटेड है, जिसमें धर्म, भाषा और जाति इन पर आधारित सीमाएं, और ज्यामितीय सीमाएं जो अक्षांश और देशांतर पर आधारित है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको इनके एग्जाम्पल
याद रखने हैं, बाकी कुछ है ही नहीं, जैसे पर्वतीय सीमा किन किन के बीच में है आदि। इसके अलावा यदि अपन आनुवंशिक वर्गीकरण की बात करें तो आनुवंशिक वर्गीकरण का कंसेप्ट दिया था हार्टसन ने, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये सांस्कृतिक डेवलपमेंट के आधार पे है, यानी सांस्कृतिक वातावरण के आधार पे क्लासिफिकेशन है 1936 में। और इसका एक प्रपत्र भी है हार्टसन का, वो याद कर लेना, जिसमें उन्होंने आनुवंशिक वर्गीकरण दिया था, जिसमें उन्होंने 4 तरह की सीमाएं बताई थी: पूर्ववर्ती सीमा, परवर्ती सीमा, अध्यारोपित सीमा और अवशेष सीमा। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि इनका अंग्रेजी डिक्शनरी जरूर याद रखें। पूर्ववर्ती जिसको अंटेक्डेंट कहा था उन्होंने, और प्रवर्ती जिनको सब सीक्वेंस कहा था, अध्यारोपी जिसको उन्होंने सुपर इम्पोज्ड कहा था, और अवशेष जिसको उन्होंने रेलिक्ट कहा था। तो कौन सी पूर्ववर्ती है, कौन सी परवर्ती है, कौन सी अध्यारोपित है, इनका एग्जाम्पल बढ़िया ढंग से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा इनकी परिभाषा, एग्जाम्पल तो मैंने लिख ही दिया, थोड़ा इनकी परिभाषा भी देख लेना, जैसे अवशेष सीमा क्या है या पूर्ववर्ती सीमा किसको कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल नहीं, उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी हल्की सी और कह दिया कि उदाहरण है प्रवर्ती सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अध्यारोपित का आदि। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद भी थोड़ा ढंग से देख लेना मॉडर्न टाइम में। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में प्रेस्कॉट नाम के विद्वान ने इंटरनेशनल जो बाउंड्री का कॉन्फ्लिक्ट है उनको लेकर के अच्छा खासा वर्णन भी किया है प्रेस्कॉट का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, वो भी देख लेना। इसके अलावा जॉन निश्चुएन का एक क्लासिफिकेशन चलता है, जॉन निश्चुएन का, बाउंड्रीज को लेकर के। इनको गहरा नहीं पढ़ना, इसमें ये 3 नाम याद रखने: अवशोषण बाउंड्री, परावर्ती बाउंड्री और भेद्य बाउंड्री। अवशोषण के लिए एब्सॉर्बिंग नाम यूज किया, परावर्ती के लिए रिफ्लेक्टिंग यूज किया, और भेद्य सीमा के लिए पैरेम्बल शब्द यूज किया। तो ये 3 इंग्लिश वर्ड याद रख लेना, और हो सकता है ऐसे पूछ ले कौन निश्चयन के वर्गीकरण का नहीं। इसके अलावा एक नाजुक सीमा का विचार भी आया था, क्रिटिकल बाउंड्रीज, थोड़ा देख लेना क्रिटिकल बाउंड्रीज का। केनेथ बाउंडिंग नाम के विद्वान ने ये दिया था। तो क्रिटिकल बाउंड्रीज क्या है, बाकी ज्यादा गहरा आपको नहीं जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है सीमांत, जिसको हम कहते हैं फ्रंटियर्स। कोई लंबा चैप्टर आपको फ्रंटियर्स में नहीं पढ़ना है। शब्द उत्पत्ति कहाँ से हुई, फ्रंटियर के कुछ अन्य नाम है जो विभिन्न भाषाओं में और अलग अलग देशों में यूज किए जाते हैं। जैसे ग्रीक के अंदर क्या है, जर्मनी में क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा शब्द यूज किया जाता है, इस तरीके से एक कंसेप्ट है, उसको देख लेना। इसके अलावा लापर्डले का विचार भी है फ्रंटियर को लेकर के, प्रेस्कॉट का विचार है, मूडी का विचार है, और कर्जन का विचार है। मतलब विचार का तात्पर्य ये है कि इन्होंने डेफिनेशन रूप में तो नहीं कहा है, लेकिन सीमांत के लिए कुछ अपने आइडियाज दिए कि सीमांत क्या हो सकता है, सीमांत का इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है। तो आप लापर्डले के, प्रेस्कॉट के और मूडी और कर्जन के विचार आप जरूर किताब में से देख लेना। इसके अलावा सीमांत और सीमा रेखाओं में अंतर, एक तो ये पढ़ना है कि सीमांत में और सीमा रेखा में अंतर क्या है। सीमांतों के कुछ प्रकार दिए हुए हैं, जैसे भौगोलिक सीमांत, राजनीतिक सीमांत, सांस्कृतिक सीमांत और प्राकृतिक सीमांत। इनके थोड़े एग्जाम्पल जरूर देख लेना। हालांकि आप सबने पढ़ा होगा, बट मैं थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ, तो अब आपके दिमाग में आ गया यार राजनीतिक सीमांत कौन सा है, पढ़ लेते हैं। और एक इंटरनेशनल फ्रंटियर्स है, इसको भी थोड़ा देख लेना, अंतर्राष्ट्रीय सीमांत कौन से हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमांत क्या है। के बाद हालांकि ये चैप्टर अपने सिलेबस में तो नहीं है, बट मुझे लगा कि सीमांत के साथ इसकी स्टडी भी देख लें तो बेटर रहेगी। बफर क्षेत्र, जिसको अंतस्थ राज्य कहते हैं, एक तो परिभाषा देख लेना, विश्व में बफर क्षेत्र के उदाहरण क्या है, सीमा और बफर क्षेत्र में अंतर क्या है, ये 3 चीजें आपको देखनी है। उसके बाद आएगा राजधानी व आधार क्षेत्र। आधार क्षेत्र कहते हैं जिनको मूल स्थान भी कहते हैं। आपके सिलेबस में एक कंसेप्ट है कैपिटल एंड कोर एरियाज, या कोर एरियाज एंड कैपिटल। दोनों की अर्थ और परिभाषा आपके समझ में आनी चाहिए। एक आध प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा, तो बट अपन थोड़ा देख लेते हैं किसमें क्या आपको देखना है। राजधानी, राजधानी की परिभाषा विटलसी, स्पेट, म्यूर और डीब्लीज, और इन विद्वानों की पुस्तकें आप जरूर देख लेना।
इसमें जो चर्चित नाम है ना, जैसे विटलसी, स्पेट और म्यूर, ये 3 चर्चित नाम है। तो इनकी पुस्तकें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजधानी के कार्य क्या है, राजधानी की उत्पत्ति और विकास में सहायक कारक। अब ये स्पेसिफिक म्यूर ने दिए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बढ़िया समझा इस चीज को, कि हो सकता है कई बार एग्जामिनर का ध्यान चला जाए कि म्यूर के अनुसार कौन राजधानी की उत्पत्ति के सहायक कारक नहीं है या है। राजधानी के प्रकार किसने दिया है, स्पेट ने एक क्लासिफिकेशन दिया है। किस आधार पे, उद्भव के आधार पे। आप सबने पढ़ा होगा प्राकृतिक और कृत्रिम कैपिटल। प्राकृतिक कैपिटल किसको बोलेंगे, इनका अन्य नाम क्या है, उदाहरण भी इसके एग्जाम्पल देखने हैं। तो उद्भव कैसे हुआ इस प्राकृतिक कैपिटल कंसेप्ट का, और इनके एग्जाम्पल और अन्य इसका नाम क्या है। और कृत्रिम, कृत्रिम के आपको उदाहरण देखने हैं। देखो, प्राकृतिक वो है, आप यूं मत समझना कि प्रकृति ने राजधानी ऊपर से फेंक दी। आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको यदि आपने कैपिटल के बारे में कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको मोटा मोटा समझ में आ जाना चाहिए। बट प्राकृतिक वो है जो किसी प्रदेश के लिए नेचुरली वो स्थान कैपिटल के लिए उपयुक्त था, और समय के साथ उसी उपयुक्त स्थान को कैपिटल के रूप में विकसित करते गए लोग। तो कुछ नेचुरली कारणों से अति प्राचीन समय से कोई स्थान कैपिटल के रूप में विकसित हो जाता है, उसके पीछे कोई मानवीय पहलू या जिम्मेदार कारक नहीं है। जैसे हिंदुस्तान का दिल्ली बीच में स्थित होना, तो ये एक फैक्टर था कि नेचुरल रूप से ये राजधानी विकसित हुई, इटली की रोम। दूसरा कृत्रिम है, जिसको मानवीय कारणों की वजह से, विकास, सांस्कृतिक या राजनीतिक, इन कारणों की वजह से जो राजधानियां विकसित होती वो कृत्रिम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो ये सब ऐसी राजधानी है जिनको मानव ने अपने हित, उद्देश्य, समाज, धर्म, जाति, संस्कृति, उनके आधार पे उनको विकसित किया, तो वो कृत्रिम है। आपको उदाहरण मिल जाएंगे, आपने पढ़े होंगे। एक क्लासिफिकेशन है स्थिति के आधार पे, कि किसी भी देश के अंदर राजधानी कहाँ स्थित है, इस आधार पे भी एक क्लासिफिकेशन चलता है। केंद्रीय राजधानी और सीमावर्ती या अपकेंद्रीय राजधानी। तो आपको ये देखना है केंद्रीय राजधानी के उदाहरण कौन से है, सीमावर्ती या अपकेंद्रीय के उदाहरण कौन से। सीमावर्ती के लिए अग्रिम राजधानी शब्द भी यूज किया जाता है, और वैसे अग्रिम राजधानी अलग से एक कंसेप्ट है, याद रखना। उस कंसेप्ट को कॉर्निश ने दिया था। तो कहीं किताब में मिल जाए अग्रिम राजधानी क्या है तो भी उसको पढ़ लेना, लेकिन कम से कम इतना याद रखना ये कंसेप्ट कॉर्निश ने दिया था। और इतने सारी चीजें मैंने बताई, आपको लगता है कि सर कुछ चीजें किताब में है ही नहीं। तो हालांकि मैं ऐप पे डालने की कोशिश करूंगा, और आप चाहते हो कि सर ऐप पे डाले उससे पहले ही हम कहीं से पढ़ लें, जानकारी कर लें, तो आप कुछ चीजें जो ज्यादा यूजफुल है या पॉपुलर है तो उसको आप गूगल सर्च भी करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राजधानी के निर्धारक तत्व। किसने दिए हैं, मूर ने दिए हैं। कितने तत्व है, 7 है, और उन 7 तत्वों के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कि निर्धारक तत्व में जैसे भौगोलिक कारक है, तो भौगोलिक कारकों के कारण कौन सी राजधानी विकसित हुई, ऐसे। इसके अलावा दुनिया के अंदर राजधानी परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। कुछ क्या, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे चाइना का उदाहरण है, इसका पेरू का उदाहरण भी है, भारत के उदाहरण भी मिलते हैं राजधानी परिवर्तन। तो कुछ चर्चित राजधानी परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब ऐसे तो आपको दुनिया के अंदर बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, सारे उदाहरण ऐसे गूगल सर्च करोगे राजधानी परिवर्तन के उदाहरण, तो उसका कोई तुक नहीं। कुछ यदि थॉरिटिकल चीजें हैं तो उसको केवल पॉलिटिकल ज्योग्राफी की किताब में लिखा हुआ वहां तक ही सीमित रहना, उससे बाहर आपको जाकर के गूगल से नहीं उठानी। ये कोई करंट का चीज है नहीं, तो जहां से मिला वहां से उठा ली। यदि स्टैंडर्ड ऑथर ने 4 एग्जाम्पल ही दिए हैं राजधानी परिवर्तन के, आप उन 4 को ही पढ़ो, क्योंकि ये सब्जेक्ट का पेपर है, और सब्जेक्ट का पेपर बनेगा
तो प्रोफेसर अपनी मर्जी से नहीं बनाएगा, मैंने कई बार आपको कहा है। प्रोफेसर हमेशा बुक से बनाएगा, क्योंकि प्रोफेसर को रेफरेंस देना पड़ता है, आरपीएससी को देना पड़ता है, या जो क्वेश्चन सिलेक्शन कमेटी है उसको देना पड़ता है कि भाई ये प्रश्न वहां से उठा है। चाहे वो दुनिया की किसी भी किताब का एग्जाम्पल दे, तो वो स्टैंडर्ड किताबें जिनके अंदर भले ही 4-5 एग्जाम्पल दिए, वो आपको पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा रचना या बनावट के आधार पर एक राजधानी का क्लासिफिकेशन चलता है, जिसमें 3 राजधानी है: स्थायी या ऐतिहासिक राजधानी, निर्धारित या प्रस्तावित राजधानी, और विभक्त राजधानी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। रचना के आधार पे बढ़िया ढंग से पढ़ना, तीनों के एग्जाम्पल आप जरूर देखना, कौन स्थायी है, कौन निर्धारित है और कौन विभक्त है। विभक्त को थोड़ा विस्तार से देख लेना, है ना। इसके अलावा कॉर्निश का अग्रिम राजधानी अवधारणा अच्छी पढ़नी है। एक मुख्य संयोजक राजधानी की अवधारणा और चलती है, ये भी आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगी। उसके बाद आता मूल स्थान, कोर एरियाज या आधार क्षेत्र जिसको कहते हैं। अर्थ परिभाषा, मूलतः आप विटलसी को ज्यादा वरीयता देना, विटलसी ने अच्छा अध्ययन किया है। कोर एरियाज के प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलते हैं? प्राचीनतम उदाहरण मतलब दुनिया के कुछ ऐसे देश है जिनके अंदर कुछ ऐसे शहर है जो प्राचीन में उस देश की सेंटर पॉइंट रहे हैं। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो किसी राष्ट्र की उत्पत्ति के पीछे कोर एरिया जिम्मेदार रहे हैं, उनका एग्जाम्पल किताबों में दिया है। इसके अलावा विभिन्न देशों के मूल स्थान, कुछ चर्चित देशों के मूल स्थान जो काफी ज्यादा चर्चित है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, जैसे चाइना है, पोलैंड है, रशिया है, ग्रीस है, स्पेन है, जापान है, ग्रेट ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है और ऑस्ट्रेलिया है। इनके मूल स्थानों को आप बढ़िया ढंग से पढ़ें। हालांकि मूल स्थानों का चैप्टर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत लंबा दिया हुआ है, महाद्वीप वाइज उसमें दिया हुआ है, देश वाइज अध्ययन किया हुआ है। और हाँ, आगे मैंने लिखा भी है इसमें, देखो, विभिन्न महाद्वीपों पर अध्ययन करने वाले विद्वानों को भी देखना है, कौन कौन से महाद्वीपों पर किस किस विद्वान ने स्टडी की, और उन विद्वानों ने अलग अलग देशों के मूल स्थान दिए हैं। जैसे यूएस की स्टडी करी है किसी विद्वान ने, तो उसने यूएस के मूल स्थान कौन से दिए हैं। चाइना की स्टडी किसने करी, उसने चाइना के मूल स्थान कौन से दिए, इस तरीके से। और भारत के कोर एरियाज के बारे में भी देखना है। वैसे मॉडर्न आधुनिक भारत का कोई एक कोर एरियाज नहीं रहा है। जब आप भारत पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोई एक ऐसा केंद्र नहीं था जिसके कारण पूरा भारत, एक देश, उस केंद्र पर आश्रित रह करके आगे बढ़ा। आपने जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ी होगी, और उसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी में अर्बन ज्योग्राफी पढ़ी होगी। अर्बन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा प्राइमेट सिटी के बारे में। तो आपने ये भी पढ़ा है कि भारत के अंदर कोई एक प्राइमेट सिटी नहीं है, भारत में कई प्राइमेट सिटी है। तो प्राइमेट सिटी भी कई है तो कोर एरियाज भी कई होंगे। तो भारत के कोर एरियाज के बारे में भी आपको देखना है, और इसमें मोटा मोटा आपको ये देखना है कि भारत में अलग अलग साम्राज्यों के अलग अलग कोर एरियाज रहे। उत्तर भारत के साम्राज्यों के कोर एरियाज अलग रहे थे, दक्षिण भारत के साम्राज्यों के कोर एरियाज अलग रहे थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भूगोल में संघवाद, फेडरलिज्म इन ज्योग्राफी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ से एक आध प्रश्न तो 100% उठेगा। मैं तो एक से ज्यादा ही मानता हूँ, बट एक में तो कोई दो राय नहीं है। फेडरलिज्म में क्या पढ़ना है, देखो, सबसे पहले आपको फेडरलिज्म का अर्थ क्या है, यानी संघवाद शब्द का अर्थ क्या है, संघवाद शब्द कहाँ से आया, किन राज्यों के लिए यूज होता है, आदि। इसके अलावा एक आपको कंसेप्ट पढ़ना है, संघ में और परिसंघ में क्या अंतर है, या उनकी जो कंसेप्ट है संघ और परिसंघ की, उसको भी थोड़ा देख लेना। संघवाद के उद्देश्य क्या है, संघवाद किसी भी देश में आता है उसके पीछे जियोग्राफिकल बेस क्या है, भौगोलिक आधार क्या है। जैसे भारत फेडरलिज्म का एक उदाहरण है। आपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत एक फेडरलिज्म या फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है भारत के अंदर। ये फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम भारत के अंदर विकसित हुआ, इसके पीछे कुछ बहस है, इसके पीछे कुछ कारण है। उसमें से ज्योग्राफिकल कारण क्या है वो आपको देखने हैं।
संघ के प्रकार, ब्लिज नाम का विद्वान हुआ जिसने 4 टाइप के संघ की बात करी है, जिसमें पारस्परिक हित पर आधारित संघ, समझौते पर आधारित संघ, आरोपित संघ और केंद्रीकृत संघ। और दुनिया में इनके अलग अलग उदाहरण है, जैसे पारस्परिक हित पर आधारित संघ कौन सा है, समझौते पर कौन सा है, आरोपित कौन सा है, केंद्रीकृत कौन सा है। और विद्यार्थियों में आपको सलाह दूंगा, इसको आप बढ़िया ढंग से पढ़ लेना। मैंने लिखा है उदाहरण सहित आपको विस्तार से पढ़ना है। जैसे भारत है वो केंद्रीकृत संघ का उदाहरण है, वैसे भारत एक समझौते पर आधारित संघ का भी उदाहरण है। और हाँ, एक बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि सर कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनको अलग अलग किताबें अलग अलग के अंदर डाल रही है, कुछ इसमें लिख रही है, कुछ इसमें लिख रही है। तब मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एक देश एक ही टाइप के संघ का उदाहरण हो। कुछ देशों में 2 टाइप के भी दिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे पहले कोई यूनियन बना जो समझौते पर आधारित था, 8-10 स्टेटों ने मिल करके समझौता किया, और उसके बाद धीरे धीरे उसके आपस में हित भी एक दूसरे से जुड़ गए। तो अब उस समझौते के बजाय एक दूसरे का हित ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा, तो वो पारस्परिक हित है। तो इस तरीके से कोई देश 2 का एग्जाम्पल भी हो सकता है, बट कुछ देश ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक पर है, तो उनका थोड़ा अच्छा पढ़ लेना। और एक विशेषकर आप अफ्रीका के जो कंट्रीज है उनका जो फेडरलिज्म है उसको ढंग से देख लेना। भारतीय संघवाद को बढ़िया तरीके से पढ़ना, किस तरीके से ये अस्तित्व में आया। इसके अलावा एक चैप्टर है विश्व में एकात्मक और संघात्मक राज्यों के उदाहरण। जब एक स्टेट के अंदर ये बात मुझे बतानी थी, स्टेट वाले चैप्टर में आपको एक पढ़ना है, स्टेट राज्य वाले चैप्टर में, कि एकात्मक राज्य क्या है, संघात्मक राज्य क्या है, और फिर एकात्मक राज्यों के उदाहरण देखने हैं आपको, और संघात्मक राज्यों के उदाहरण देखने हैं। एकात्मक का तो आपको प्रकार भी देखना है, एकात्मक जैसे संघात्मक ये 4 प्रकार के है ना, इसी तरीके से एकात्मक राज्यों के भी प्रकार हैं, वो भी देख लेना थोड़ा बहुत। इसके अलावा फेडरलिज्म पर काम करने वाले विद्वान कौन से हैं, उनकी पुस्तकें, और कईयों ने फेडरलिज्म को लेकर परिभाषा दी है वो। और विशेषकर मैं नाम बताता हूँ, जैसे स्पेट है, R.O. दीक्षित है, पार्कर है, रॉबिन्सन है, कार्नेल है, न्यूमान है, ब्लिज है और शॉवर है। कम से कम इतने विद्वानों की परिभाषा, पुस्तकें सबकी नहीं मिलेगी, स्पेट, दीक्षित, रॉबिन्सन और ब्लिज, इनकी बुकें आप ध्यान रख लेना, बाकी की परिभाषाएं। उसके बाद आता है एक कंसेप्ट है सम्मित और असम्मित संघीय तंत्रों की अवधारणाएं। सम्मित संघ और असम्मित संघ, ये अवधारणा दी है टार्लटन नाम के विद्वान ने 1965 में। छोटा सा कंसेप्ट है, कोई बड़ा नहीं है, कम से कम टार्लटन नाम तो यहीं से याद रह जाएगा। सम्मित स्टेट या सम्मित संघ वो है जो समान रूप से स्टेटों की हिस्सेदारी रखते हैं। जैसे किसी यूनियन के अंदर 10 स्टेट है तो 10 स्टेटों का बराबर है वो हिस्सेदारी है, तो ये जो संघ है वो सम्मित संघ है। और यदि किसी संघ के अंदर जितनी इकाइयां सम्मिलित है उनकी बराबर हिस्सेदारी नहीं है, बराबर उसके राइट्स नहीं है, तो फिर वो असम्मित संघ है। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, इसको लेकर के टार्लसन ने एक कंसेप्ट दिया, उसको पढ़ लेना, टार्लटन ने। उसके बाद आता इलेक्ट्रल ज्योग्राफी, निर्वाचन भूगोल का विकास। बहुत ही शानदार चैप्टर है इलेक्ट्रल ज्योग्राफी, वैसे ये मजेदार भी है और आनंद इसके पढ़ने में आता है, तो अच्छी तरीके से इसको पढ़ना। सैगफ्रीड इलेक्ट्रल ज्योग्राफी का जनक है। सैगफ्रीड ने कौन सी बुक लिखी ये भी ध्यान रखना, और वो फ्रांसीसी विद्वान था, ये बात जरूर ध्यान रखना। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इलेक्ट्रल ज्योग्राफी का डेवलपमेंट होता है, वैसे ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है। फिर आपको याद क्या रखना है, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी में योगदान देने वाले विद्वान कौन से हैं। और एक प्रेस्कॉट को थोड़ा ढंग से देख लेना, क्योंकि प्रेस्कॉट ने 1959 के अंदर एक बुक लिखी थी, द फंक्शन एंड मेथड ऑफ इलेक्ट्रल ज्योग्राफी। ये बुक तो आप अच्छी तरीके से देख लेना, द फंक्शन एंड मेथड ऑफ इलेक्ट्रल ज्योग्राफी, प्रेस्कॉट ने लिखी 1959 में। इसी बुक से इलेक्ट्रल ज्योग्राफी की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है।
जनक प्रेस्कॉट नहीं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इलेक्ट्रल ज्योग्राफी की वास्तविक शुरुआत जब प्रेस्कॉट की बुक से हुई है तो प्रेस्कॉट उसका जनक है, ऐसा नहीं है। जनक है सैगफ्रीड। सैगफ्रीड को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना जहां भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये मिले। इसके अलावा क्रेबहेल, जेके राइट, स्टुअर्ट राइस, वीके डीन, क्रिस्लर, ये विद्वान है जिन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया। इसके अलावा एक जॉनस्टन है, वो जॉनसन नहीं है, जॉनस्टन नाम का विद्वान है। इन्होंने निर्वाचन भूगोल के अध्ययन के 5 पक्ष बताए हैं। वो 5 पक्ष आप जरूर देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा जॉनस्टन द्वारा निरूपित पक्ष नहीं है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा विद्वानों में टेलर भी है, जॉनसन है। ये जॉनसन है जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी ज्योग्राफी ऑफ इलेक्शन, और लुइस है और रॉबर्ट्स है। इसके अलावा भारत में जो योगदान देने वाले जिसमें जेड अमानी है, बीएल सुखवाल है और आर डी दीक्षित है। बीएल सुखवाल की एक किताब काफी चर्चित है, मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन इंडिया। तो ये भी आ सकता है। ये बुक किसने लिखी? ये सुखवाल ने लिखी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निर्वाचन भूगोल के अध्ययन के उपागम। आप जरूर देखना। देखो, हमारा जो सिलेबस का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रल ज्योग्राफी है, तब हमें इलेक्ट्रल ज्योग्राफी पूरी पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें है वो अध्ययन के उपागम है। 2 उपागम चलते हैं। एक क्षेत्रीय उपागम है जिसका जो विद्वान है सैगफ्रीड, उसका जन्मदाता है, 1969 में उसने ये कंसेप्ट दिया था। एक व्यवहारात्मक या स्थानिक उपागम चलता है जिसमें कॉक्स, रेनाल्ड और जॉनसन का बहुत बड़ा योगदान है। कॉक्स को बढ़िया ढंग से समझाया हुआ है, बुकों के अंदर विस्तार से समझाया है। और एक कॉक्स ने निर्वाचन को प्रभावित करने वाले, निर्वाचन भूगोल को नहीं हो, निर्वाचन को प्रभावित करने वाले 4 तत्व दिए हैं। ये 4 तत्व आप जरूर याद रखना। बस मैं तो कहता हूं भाई वो 4 तत्व है और उनका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए तो देन बेटर है, उसको पूरा पूरा समझ लेना। बट 4 तत्वों के नाम जरूर याद रखना कि कॉक्स ने वो 4 चीजें कौन सी बताई थी जो निर्वाचन को प्रभावित करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रल ज्योग्राफी में आपको एक जेरीमेंडरिंग कह दें या गेरीमेंडरिंग शब्द भी आता है हिंदी में। तो गेरीमेंडरिंग क्या है, इसको बढ़िया ढंग से देख लेना। ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इसको कार्ल साउर ने अच्छा अध्ययन किया है। कार्ल साउर की बुक कौन सी है? गेरीमेंडरिंग इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी ऐसी करके कुछ बुक है इसकी। टेलर और जॉनसन ने भी गेरीमेंडरिंग का अध्ययन किया है, प्रेस्कॉट ने, टेलर ने, डी ओर ने और क्लेनविले ने। तो ये गेरीमेंडरिंग से रिलेटेड ज्योग्राफर है। और इसके अलावा गेरीमेंडरिंग के संबंध में आपको एक चीज ये पढ़नी है कि इसको ज्ञात करने के तरीके कौन से हैं, किस तरीके से गेरीमेंडरिंग को ज्ञात किया जाता है, इसको विस्तार से पढ़ना है। प्रेस्कॉट और पाउंड्स ने अपना अपना मेथड दिया। मतलब गेरीमेंडरिंग क्या है ये चीज तो आप सब जानते होंगे। सत्ताधारी दल या यूं कहें सरकार अपने मर्जी के मुताबिक निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्निरूपित करती है, जो किसी राजनीतिक दल को विशेष फायदा पहुंचाता है। वो परिसीमन जिसको अपन कहते हैं ना कि भाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा। यदि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सरकार के अर्थात किसी पार्टी के विशेष हित को ध्यान में रख करके किया जाता है तो ये व्यवस्था गेरीमेंडरिंग कहलाती है। अच्छा खासा चैप्टर है इसका, बढ़िया ढंग से पढ़ना। इसके अलावा इलेक्ट्रल ज्योग्राफी में चुनाव पद्धति का अध्ययन है, किस तरीके से किया जाता है, प्रचलित निर्वाचन प्रणालियां दुनिया में कौन कौन सी, उसका एग्जाम्पल देख लेना। इसके अलावा मतदान व्यवहार की स्टडी भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में होती है, जो किन्हीं नाम के विद्वान ने बढ़िया ढंग से की है। तो क्या होता है मतदान व्यवहार, किस तरीके से जनता है वो प्रभावित होती है, वो देखना है। एक चुनाव परिणामों पर अध्ययन किसने किया है? प्रेस्कॉट, सेगफ्रीड, क्रेबहेल और फॉलिंग ने। तो इनका छोटा छोटा देख लेना कि प्रेस्कॉट ने चुनाव परिणामों पर किस तरीके से अध्ययन किया है, कहाँ किया है, क्या अपना विचार क्या रखा है। उसके बाद निर्वाचन भूगोल में सिस्टम या तंत्र मॉडल, वो कॉक्स वाला है और उसके आगे स्टडी की। फिर एस्टोन ने निर्वाचन भूगोल में सिस्टम के 4 तत्व बताए हैं। तो एस्टोन ने 4 तत्व कौन से बताए हैं वो भी ध्यान रखना है आपको। टेलर ने 3 तत्व बताए हैं।
ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के सिस्टम में, वो भी आपको देखना है, कौन टेलर से रिलेटेड है, कौन एस्ट्रॉन से रिलेटेड है। इसके अलावा ये जो सिस्टम मॉडल आया, इस सिस्टम मॉडल को कुछ मॉडिफाई किया, संशोधित करके निर्वाचन भूगोल के अंदर दो पक्ष रखे हैं। तो जो व्यवहारिक मॉडल है, हो ये सिस्टम है ना, सिस्टम ये व्यवहारिक उपागम के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक उपागम को कुछ ज्योग्राफरों ने मॉडिफाई करके पॉलिटिकल ज्योग्राफी के इलेक्ट्रल ज्योग्राफी के अंदर दो पक्ष रखे। एक पक्ष है शक्ति का भूगोल, जिसको ज्योग्राफी ऑफ पावर कहते हैं, और एक है आलंबन का भूगोल, जिसे ज्योग्राफी ऑफ सपोर्ट कहते हैं। तो ये क्या है, पावर, ज्योग्राफी ऑफ पावर क्या है, ज्योग्राफी ऑफ सपोर्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, अर्थात इलेक्ट्रल ज्योग्राफी से रिलेटेड, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेना। उसके बाद एक चैप्टर है आपके सिलेबस का, हिंद महासागर की भू राजनीति। हालांकि लंबा चैप्टर तो नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। एक तो हिंद महासागर के बारे में ढंग से पढ़ लेना, हिंद महासागर की स्थिति, हिंद महासागर का विस्तार, यहाँ कौन कौन से सामरिक द्वीप स्थित है, इसके अलावा दुनिया के ये कौन कौन से मार्गों पर स्थित है, जिसके संदर्भ में इसकी शक्ति है वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। इसके अलावा यहाँ कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, मैकेंडर स्पाइकमैन का सिद्धांत हिंद महासागर पर किस तरीके से इफेक्टिव होता है, यानी मैकेंडर के सिद्धांत के अनुसार हिंद महासागर का क्या इंपॉर्टेंस है और स्पाइकमैन के अनुसार कौन सा इंपॉर्टेंस है, और जो सामुद्रिक शक्ति के बारे में एटी मान ने जो दिया था थियरी, उसके हिसाब से हिंद महासागर की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा यहाँ यूएसए के सैनिक अड्डे कौन से वो देखने हैं, रशिया के सैनिक अड्डे कौन से वो देखने हैं, चीन ने इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से देशों को सहयोग दिया है, जैसे पाक और श्रीलंका, तो इनके कौन से बंदरगाह को वो विकसित कर रहा है, अरब सागर से लेकर के ईरान, सऊदी अरेबिया, उस बेल्ट में कौन कौन से बंदरगाह आते हैं वो, और क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यहाँ बहुत सारे क्षेत्रीय सहयोग संगठन काम करते हैं, बल्कि एक M7 है 1995 में बना और एक N7 है। तो ये थोड़ा सा देख लेना कि कौन M7 में आता है, कौन N7 में आता है। एक चीज याद रखना, 1971 के अंदर यूएनओ ने इसे शांति क्षेत्र घोषित किया था। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। उसके बाद ये आपका अंतिम चैप्टर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, विश्व संसाधनों की राजनीति, वर्ल्ड रिसोर्सेज पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड रिसोर्सेज। हालांकि ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है और अमूमन किताबों के अंदर इसे बहुत कम दिया हुआ होता है, बट मैं आपको मोटा मोटा आइडियाज बता देता हूँ, चाहे आप उसको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से पढ़ लेना, ह्यूमन ज्योग्राफी से पढ़ लेना। एक तो आपको देखना है कि राष्ट्रीय शक्ति और संसाधनों के बीच में संबंध क्या है, यानी किस तरीके से संबंध है वो संबंध नहीं, संसाधन, किस तरीके से रिसोर्सेज है वो किसी देश की पावर को इफेक्टिव करते हैं। तो संसाधनों का देश की राष्ट्रीय शक्ति में क्या रोल है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, उसका अर्थ, और दुनिया के अंदर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, जैसे गहरे महासागरीय क्षेत्र या सुदूरवर्ती महासागरीय क्षेत्र, अंतरिक्ष का इलाका, और ये अंटार्कटिका का इलाका है। तो इनका थोड़ा ध्यान रख लेना कि कौन कौन से क्षेत्र है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। एक वैश्विक राजनीति में संसाधन की क्या भूमिका, उसमें आपको दो चीजें देखनी, एक तो ऊर्जा संसाधनों के बारे में देखना है, कौन कौन से देश इनके उत्पादन करते हैं, और व्यापार के अंदर कौन कौन से देशों की भागीदारी है, इन देशों के कौन कौन से संगठन बने हुए हैं, और इन देशों की क्या क्या पॉलिसियां हैं, जैसे ओपेक है, तो वो एक अच्छा विश्व संसाधनों की राजनीति का इश्यूज है। इसके अलावा खाद्य संसाधन भी है, जैसे मध्य एशिया के अंदर गेहूं का अच्छा प्रोडक्शन होता है, वो दुनिया को सप्लाई करते हैं, तो उन पर भी दुनिया के देश पॉलिटिक्स करते हैं, वो किस तरीके से होता है, जैसे खाद्य संसाधन का मैंने लिखा ही है। और इसके अलावा एक ऊर्जा संकट और विश्व राजनीति, ये आपको मिल जाएगा एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर में। ये विश्व संसाधनों की राजनीति का चैप्टर हुआ। इस तरीके से ये आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब अपने दो चैप्टर रहे हैं, एक तो रहा है सेटलमेंट ज्योग्राफी का, दो क्लासें सेटलमेंट ज्योग्राफी की बनेगी और दो क्लासें बनेगी आपके
सोशल और कल्चर ज्योग्राफी की। बाकी इंडिया और राजस्थान का कोई इतना इश्यू है नहीं, उसमें अपन समय खराब नहीं करेंगे। साथ ही साथ अपने जो प्रश्न की सीरीज चल रही है और इसके अलावा इनके टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, उसके इर्द गिर्द क्या प्रश्न बनते हैं उसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। धन्यवाद।